हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों? फटाफट से क्लास में आ जाइए और मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या मैं सभी को ऑडिबल हूँ, क्या मैं सभी को विजिबल हूँ, क्या मैं दिख रही हूँ। बच्चा जी, आज हम लोग क्या करने वाले हैं क्यूटीज? आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर क्लास 12th बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। सो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और हर साल हमने 10 साल का पैटर्न उठा के देखा तो इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ट्रेंड जो है वो आगे भी फॉलो हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम सेशन में एंटर करते हैं और अपने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ओके, आर यू ऑल रेडी? सो लेट्स गेट जस्ट क्विकली स्टार्टेड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेम द, क्वेश्चन ये है, नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग। आपको हेरोइन ड्रग का सोर्स प्लांट बताना है। क्या बताना है बच्चे? हेरोइन ड्रग का सोर्स प्लांट बताना है। ठीक है, यू हैव टू टेल द सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग। तो बेटा हेरोइन आपको किससे मिलता है? किससे मिलता है? ओपियम पॉपी से, है ना? ओपियम पॉपी से मिलता है, ओपियम पॉपी से मिलता है, राइट? ठीक है। एंड हाउ इज इट ऑब्टेन्ड? कैसे ऑब्टेन होता है बच्चे? ये लेटेक्स से ऑब्टेन होता है। कैसे होता है? इसके लेटेक्स से ऑब्टेन होता है। ओके, डन, क्वेश्चन हो गया। चलो आगे। राइट द इफेक्ट्स ऑफ द हेरोइन ऑन द ह्यूमन बॉडी। अब ये है कि इसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या आता है। बच्चे देखो, ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, ये आपके सीएनएस को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। राइट, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ ये आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? ओके। एंड इसके अलावा बच्चे इसके और भी इल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कुछ इस तरह के कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, मतलब रातों नींद नहीं आती। उसके अलावा वॉमिटिंग, नोजिया, है ना, नोजियाटिक कंडीशंस होती हैं, वॉमिटिंग होती है, ये सारी चीजें भी देखने को मिली हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, हेडेक होता है, हाँ, फीवर होता है। सो ये सारी चीजें भी देखने को यहाँ पे मिली हैं। इस तरीके से भी इस हेरोइन ड्रग का अफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, it is often observed that the chances of a person suffering from the measles in his or her lifetime are low if he or she has suffered from the disease in the early childhood। यानी कि बचपन में जब अगर किसी को भी चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद दोबारा कभी भी लाइफ टाइम में उसको मीजल्स नहीं होता। द चांस इज वेरी वेरी लो और नील, या तो बहुत कम चांस होंगे या बिल्कुल नील होगा, होगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा होता है ड्यू टू द responses, the primary and the secondary responses generated in the body। ठीक है, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से होता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या होता है बच्चे? ये बेसिकली क्या होता है,
तो आपका जब सबसे पहली बार हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम जब भी ये आएगा तो क्या होएगा, हमारी बॉडी में इमीडिएटली आके बॉडी के अंदर बीमारी फैलाने लगेगा और उस टाइम पे बॉडी को कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या है, ठीक है ना। सो दैट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम में प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जो कि बहुत लो इंटेंसिटी का होता है और साथ में स्लो भी होता है। बट नेक्स्ट टाइम फिर लाइफ टाइम में कभी भी अगर ये मीजल्स के जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो हमारी बॉडी में आते हैं, तब क्या होएगा बच्चे, सेकेंड टाइम जब भी ये आएगा तो बॉडी के पास उसकी क्या होएगी, मेमोरी होगी। ऑलरेडी बॉडी के पास क्या होगी बच्चे, मेमोरी होगी। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होने वाला है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होएगा जो कि बहुत फास्ट होगा एंड साथ साथ हाई इंटेंसिटी का भी होगा और इसीलिए ये सारे माइक्रोब्स को kill the causative agents, kill the microbes and hence disease नहीं होती या बहुत कम चांस होते हैं होने के। समझ गए, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेम द कॉजेटिव एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एस्कैरियोसिस। तो बेटा जी एस्कैरियोसिस कौन कॉज करता है, एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रोसाइड्स, ठीक है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रोसाइड्स। क्लियर बच्चे, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रोसाइड्स, इसको अंडरलाइन जरूर कर देना, ओके, इसको अंडरलाइन जरूर कर देना, ठीक है बच्चे, ओके, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द सिम्टम्स। बच्चे यहाँ पे सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं, तो एस्कैरियोसिस के अंदर आप देखते हो कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होता है और साथ साथ क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा वॉमिटिंग होती है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द, स्टमक पेन, नॉर्मली स्टमक पेन होता है, ठीक है, और उसके अलावा बच्चे फीवर हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। तो ये सारे आपके एसोसिएटेड होते हैं, ये सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। क्लियर, एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है बच्चे, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं इसे, सिंपली बाय कीपिंग हाइजीन, है ना, by keeping hygiene and only eating the non-contaminated food। So basically हमें हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए, है ना, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है, ईटिंग क्लीन फूड, ईटिंग हेल्दी एंड क्लीन फूड, ठीक है, साथ में अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजों से हम एस्कैरियोसिस से बच सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है, जब भी बाहर खेल कूद के आते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग आके सबसे पहले आप हाथ धोइए, ठीक है, कहीं भी बाहर भी जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको हैंड्स को वॉश करना चाहिए। क्लियर, क्लियर बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेम द माइक्रोब्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कमर्शियली। हाँ जी, कौन कौन से यहाँ पे माइक्रोब्स जो है इनकी हेल्प करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और बेटा इस वाले टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको ये वाला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और इनकी जो प्रिपरेशन के लिए अलग अलग माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, द माइक्रोब्स विच आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड एसिड्स, वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिन, मोनास्कस परप्यूरियस, ओके, मोनास्कस परप्यूरियस से आपको ये मिलता है। इसका एम बड़ा रखना बच्चे और पी छोटा, और दोनों को अंडरलाइन कर देना। सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, जल्दी बताएंगे। सिट्रिक एसिड, हाँ जी, सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, यस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से मिलता है। वेरी नाइस। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक किस माइक्रोब से मिलता है बच्चे,
पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है बच्चे, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है। क्लियर। ब्यूटायरिक एसिड किससे मिलता है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ओके, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लियर, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। क्या जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो क्या सेकेंडरी वाले को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं बच्चे? यस, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? हाँ, क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है, इसीलिए बायोलॉजिकल है ना, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया। प्राइमरी में तो सिंपली हमने सेडिमेंटेशन कर दिया और पहले फिल्ट्रेशन कर दिया, फिर सेडिमेंट, वो फिजिकल मेथड्स हैं, है ना, उसको फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड है, हमने इसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया। सो बेसिकली हम इसमें यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं? वी आर यूजिंग द एरोबिक बैक्टीरिया। हम यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो धीरे धीरे अगर हम उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो वो विग्रसली वहां ग्रो करते रहते हैं। तो बच्चे जी ये क्या होता है ना, यहाँ पे ये एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है किसके साथ में मिलता है? ये एरोबिक बैक्टीरिया स्टूडेंट्स ये आपका मिल जाता है किसके साथ? इट बेसिकली मिक्सेस विद योर फंजाई, ठीक है, फंजाई के साथ मिलके एक मैश जैसा, है ना, कैसा? मैश जैसा, मैश लाइक नेटवर्क्स फॉर्म कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं उनको? हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं बच्चे, फ्लॉक्स कहते हैं। और ये जैसे 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 यहाँ पे आपका धीरे धीरे सीवेज के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे जैसे वो इसको खाता जाएगा, डिकम्पोज करता जाएगा, वैसे वैसे ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी, जिसको हम मेजर करते हैं एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट, ठीक है। तो जब बच्चे ये बीओडी अच्छे से रिड्यूस हो जाती है, जब ये पूरी तरह रिड्यूस हो जाती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं बीओडी मीटर के थ्रू, तो जब ये रिड्यूस हो जाती है तब हमारा पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। क्लियर, डन, समझ में आ गया सभी को? यस और नो? क्लियर, सबको समझ में आ गया? चलिए, ओके, सो यू कैन एक्सप्लेन दिस प्रोसेस नाउ। अब आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द जीनस ऑफ बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस का ऐसा कौन सा जीनस है जो कि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह यूज होता है? बच्चे एक ही है आपका, न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस, न्यूक्लियो polyhedrovirus, NPHV. This is the genus of baculovirus which is used as a biological control agent. Now, in spite of being a pathogen, now justify by giving 3 reasons that make it an excellent candidate for the job. यानी कि ये biological control के लिए एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है। क्या रीजन है? आपको 3 रीजन बताने हैं। सबसे पहले बच्चे आप लोग जानते हो ये क्या होता है? ये नैरो रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इट हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम, ओके, नैरो स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स पे काम नहीं करता, ये सिर्फ एक छोटी, नैरो मीन्स एक छोटी रेंज, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक छोटी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे ही काम करता है। जिससे क्या फायदा होता है? जिससे ये फायदा होता है कि एसेंशियल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट अफेक्टेड, एसेंशियल ऑर्गेनिजम्स आर
नॉट अफेक्टेड, वो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होते। अब बेटा ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो जरूरी होते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चे, जरूरी होते हैं, है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चर में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो अगर वो भी मर जाएंगे, सबको ही एक साथ ये खत्म कर देगा, तो फिर हमारे यहाँ पे जो हमारे लिए यूजफुल चीजें थी वो भी हमारे लिए नहीं रही, है ना। तो ये तो एक तरह से एग्रीकल्चर में लॉस हो गया, राइट। तो इसी लॉस को बचाने के लिए क्या होता है ना एग्जैक्टली ये क्या होता है बच्चे, इसी लॉस को बचाने के लिए यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम होना एक बहुत ही बड़ा कारण है कि ये एक अच्छे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। ऐसा नहीं है आए और धड़ बंदूक जो है वहां तान दी। मतलब सिंपल सी बात है, आप देखो एक जगह है, ठीक है, मान लो वहां पे क्या हुआ, मान लो वहां पे किसी मतलब कुछ 4-5 गुंडों ने हाईजैक कर दिया, ठीक है। तो उस जगह पे 20 लोग क्या है, मासूम हैं, और 5 वहां गुंडे हैं, ठीक है। तो वो पुलिस आए, वो कंट्रोल एजेंट्स है, कंट्रोलिंग एजेंट्स, वो बचाने आए हैं। तो वो आते हैं और उन्होंने गन तानी और ऐसे धड़ 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 करके सबको मार दिया। अब उसमें जो वो 20 मासूम थे वो भी मर गए। तो क्या ये अच्छे आपके लिए मतलब जो आपको छुड़ाने हैं, क्या वो अच्छे कंट्रोल एजेंट्स हुए? नहीं ना, उन्होंने तो मासूमों को भी मार दिया। ठीक है, उन्होंने गुंडों को भी मारा, बट मासूमों को भी तो मार दिया जिनकी जरूरत थी, जो हेल्पफुल हो सकते थे, राइट। ठीक है, तो यही सेम काम जो है हम यहाँ पे भी देखते हैं। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सबको ही लपेटे में ले लेंगे तो वो किसी काम के नहीं है, बट ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक होता है ना, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, तो जिसको मारना है उसी को मारेगा। अब अगर ऐसे ही कोई आएगा और सिर्फ वो कोई ऐसा प्लान बनाएगा जिससे वो गुंडों को ही लपेटे में ले ले और सिर्फ उनको ही मारे, राइट, तो वो क्या हो गए, वो बेटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना, समझ गए? चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोग समझ गए होंगे। एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स कैरिड आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग द एंजाइम EcoR1। हाँ जी, 3 स्टेप्स आपको बताने बच्चे। 3 स्टेप्स ये रहते हैं आपको एग्जैक्टली यही चीज एग्जाम में ड्रॉ करके आनी है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपका EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले EcoR1 क्या करता है, ये आपके वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए जो कि हमें यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करना है ना, दोनों को मिलाना है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो दोनों में सबसे पहले तो ये कट लगाता है। और बेटा हम जानते हैं जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द सीक्वेंस ऑफ द जीन दैट दे आर गोइंग टू कट। मतलब कि सबकी एक स्पेसिफिक जीन होती है, एक जीन सीक्वेंस होती है जिसको वो कट करेंगे। ठीक है, सबकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, जीन सीक्वेंस होती है जिसको वो क्या करते हैं बच्चे, कट करते हैं, राइट, जिसको वो क्या करते हैं, जिसको वो क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, इसको वो क्या करते हैं, कट करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इन द केस ऑफ EcoR1 द सीक्वेंसेस GAATTC। सीक्वेंस क्या है, GAATTC, ये सीक्वेंस है यहाँ पे, GAATTC इज द सीक्वेंस। तो यहाँ पे इसने GAATTC को आइडेंटिफाई किया और G और A के बीच में स्पेसिफिकली कट लगा दिया। सेम चीज यहाँ पे की, GAATTC को आइडेंटिफाई किया और G और A के बीच में कट लगा दिया। ठीक है, दोनों सेम जगह पे कट लगाया। अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे आपका दोनों डीएनए के फ्रैगमेंट्स इस तरह से यहाँ पे स्टिकी एंड्स फॉर्म कर लेते हैं, झूलते हुए एंड्स, है ना, ये स्टिकी चिपचिपे एंड्स है क्योंकि यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बच्चे, आपका इस तरह से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात? सो ये आपका थर्ड स्टेप होता है जहां पे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड।
क्लियर? सो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा डायग्राम के साथ भी नीचे एक एक लाइन में तीनों स्टेप को एक्सप्लेन भी कर देना. मेंशनिंग ऑल द एंजाइम्स. ठीक है, यहाँ पे बताना बच्चे कि ये आपका इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तो वो ऐसे ऐसे कट करता है. उसके बाद में यहाँ पे DNA लाइगेज एंजाइम इन स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम करता है. ठीक है, और ये जुड़ कैसे रहे हैं? क्योंकि वहां पे स्टिकी नेचर है फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से. नेक्स्ट है नेम एनी टू नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स. कोई भी 2 नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स आपको बताने हैं. सिंपली कोई भी 2. प्लाज्मिड्स हो गया. ठीक है, प्लाज्मिड्स आप लोग जानते हो, प्लाज्मिड होते हैं. और क्या होता है? अरे यार, हाँ जी, यस, यू हैव प्लाज्मिड एंड व्हाट एल्स इज देयर? यू हैव प्लाज्मिड. और बैक्टीरियोफाजस का नाम सुना है? बैक्टीरियोफाजस भी तो होते हैं. ठीक है, यू हैव बैक्टीरियोफाजस. तो ये दोनों हो गए. ठीक है, क्लियर? देन गिव रीजंस दैट मेक देम एज क्लोनिंग वेक्टर्स. रीजन जो इन्हें क्लोनिंग वेक्टर बनाते हैं. देखो, सबसे पहली चीज, ये क्लोनिंग वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं कि इनके पास क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग द साइट फॉर द लाइगेशन. तभी अच्छे वेक्टर्स है ना. दे आर प्रोवाइडिंग site for what? Ligation of foreign gene, right? For foreign gene. ठीक है, for ligation of, एक सेकेंड यार, just wait, क्या लिख दिया? 2 बारी for लिख दिया मैंने. Okay, so they are providing site for the ligation of foreign जीन. ठीक है बच्चे, फॉरेन जीन की लाइगेशन की साइट प्रोवाइड कर रहे हैं. साथ में और यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट एट द सेम टाइम दे हैव अ हाई कॉपी नंबर, जो कि बहुत जरूरी होता है मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए. क्लोनिंग में यही तो जरूरी है. दे हैव अ हाई कॉपी नंबर इनका अच्छा खासा हाई होता है, हाई कॉपी नंबर होता है. क्लियर? ठीक है, ये हो गया. राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स. द इंजीनियर्ड वेक्टर्स आर मेड टू पोजेस. हाँ जी, 2 कोई भी कैरेक्टर्स जो कि इंजीनियर्ड वेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए. क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए बच्चे जो इंजीनियर्ड वेक्टर्स होते हैं? सबसे पहले उनके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, है ना. एक रिस्ट्रिक्शन साइट उनके अंदर होनी चाहिए जहां पे आपका कोई भी फॉरेन जीन आके लाइगेट होएगा. दूसरी चीज, हैव यू हर्ड अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर्स? यस, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए. ये क्या करेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर्स इनको हेल्प करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट्स एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. क्लियर? यस, क्लियर. चलो, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ईच इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. दोनों के आपको क्या बताने हैं? रोल बताने हैं. राइट, सबसे पहला आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होता है बच्चे? इसका सिंपली एक काम है कि ये आपके फॉरेन जीन को, ठीक है, जो भी आपका फॉरेन जीन है, और साथ में जो आपका जो भी हमने प्लाज्मिड लिया है, वेक्टर लिया है ना, ये मान लो हमने ये वेक्टर लिया है, तो इनको ये आइडेंटिफाई करके वहां पे क्या करता है? अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट को आइडेंटिफाई करके कट लगाएगा. ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है इनकी, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे कट लगाते हैं. क्लियर? प्लाज्मिड्स का क्या काम है? प्लाज्मिड्स का सिंपल काम है बच्चे, ये आपके वेक्टर्स होते हैं, है ना. दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट बॉडी. यानी कि ये प्लाज्मिड जो होते हैं, ये आपके फॉरेन जीन को अपने अंदर इस तरह से, ये मान लो ये फॉरेन जीन है, यहाँ पे कट लगा, इसके अंदर फॉरेन जीन घुसाया DNA लाइगेज की मदद से, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया. अब इसको हम क्या करते हैं? आपके होस्ट के अंदर डालते हैं. राइट, मान लो ये आपका ई कोलाई है, जहां पे फर्दर क्या होने वाली है? कल्चरिंग होएगी, है ना. फर्दर आपका यहाँ पे कॉपी नंबर बढ़ेगा. तो ये आपके होस्ट के अंदर डालने का काम सिर्फ वेक्टर का होता है. यानी वेक्टर बच्चे सिर्फ एजेंट की तरह काम करता है ना. वेक्टर सिर्फ यहाँ पे क्या है? एक
एजेंट है, क्या है, एक एजेंट है टू ट्रांसफर द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट। क्लियर, डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा और कुछ तो नहीं था ना इसमें, हाँ हो गया। इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी इज सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज एज प्रो हार्मोन और प्रो इंसुलिन। हम जानते हैं कि इंसुलिन जब सिक्रीट होता है तो वो एक प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन की तरह सिक्रीट होता है। नाउ द स्कीमेटिक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रो इंसुलिन इज गिवन बिलो। ये एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। द प्रो इंसुलिन नीड्स टू अंडरगो द प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम फंक्शनल इन द बॉडी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू हैव टू जस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक एक करके कुछ सारे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नहीं है यार, लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं, है ही क्या, यू ही निपटा दोगे, ठीक है। स्टेट द चेंज द प्रो इंसुलिन गोज अंडर। हम सब जानते हैं ये प्रो इंसुलिन है। मेच्योर इंसुलिन के अंदर सिंपली क्या हो जाता है, ये सी पेप्टाइड जो चेन है बच्चे, है ना, ये जो सी पेप्टाइड चेन होती है ये यहां से क्या हो जाती है, इसको हटा दिया जाता है, क्लीव कर दिया जाता है, इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, ये सी वाली बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपके पास क्या बच जाती है बच्चे, यू ओनली देन हैव द ए एंड द बी चेन, सिर्फ ए और बी चेन आपके पास बच जाती है। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट है नेम द टेक्निक द अमेरिकन कंपनी एली लिली हैज यूज्ड। सिंपल बच्चे, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया इन्होंने यहाँ पे, RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Clear? Next, how are the two polypeptides of a functional insulin chemically held together? यहाँ पे जितने भी आपके जो polypeptide chains होते हैं वो chemically कैसे held together होते हैं, by the disulfide bonds. How? By disulfide bonds. Clear? Yes? Yes or no? अब देखो, देखने से आपको लग रहा होगा कितना भारी क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन, पता नहीं क्या आ गया होगा इसमें, राइट। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार, मतलब मैंने कितने पेपर्स उठा के देखे भाई, ये जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली यही आएगा, घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, बट ये टॉपिक बहुत बार देखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी टू ट्रीट द एडिनोसिन डेफिशिएंसी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, बेटा देखो कई बच्चों ने क्या किया था, जब ये क्वेश्चन आया था उन्होंने एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में जीन थेरेपी के बारे में लिख दिया था। किसके बारे में, जीन थेरेपी। तो उनको मिला था क्या, 0 अंडा। क्यों, जब आपसे जीन थेरेपी पूछा ही नहीं आपसे, तो ये थोड़ी ना कि आपने वो टॉपिक में से जो चीज पढ़ी आप वही लिख के आओगे। आप लोग क्या करते हो, जीन थेरेपी पढ़ लेते हो, है ना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को भूल जाते हो, ठीक है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट ये थियरी नहीं है, ये थेरेपी है, ठीक है। थियरी पता नहीं, मिस प्रिंटिंग हुई है ये शायद। सो दिस इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें सिंपली क्या होता है, ये एडीए के पेशेंट्स को ये भी दिया जाता है, ठीक है। जो एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज जिनके अंदर आपके एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनको ये भी दिया जाता है, राइट। एडीए डिजीज के अंदर ये भी दिया जाता है, बट ये क्या होता है, इसमें हम एडिनोसिन के क्या लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। बेटा इस एंजाइम के क्या लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। इस एंजाइम के इंजेक्शंस लगते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह से उसके अंदर ये एंजाइम की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको पूरा किया जाता है। क्लियर, ओके। तो यही होता है इस थेरेपी के अंदर। नाउ मेंशन 2 डिसएडवांटेजेस, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1+2। सो 2 डिसएडवांटेजेस आपके यहाँ पे 2 नंबर की है। 2 डिसएडवांटेजेस इस प्रोसीजर की क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, ये एक परमानेंट क्योर नहीं है, ओके। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बच्चे, दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि इसको ऐसे इंजेक्शंस को आपको बार बार लेना पड़ता है, कई बार लेना पड़ता है। सो यू हैव टू टेक इंजेक्शंस on a
रेगुलर इंटरवल। अब देखो वो इंटरवल कुछ भी हो सकता है किसी के अंदर बहुत ज्यादा कमी है तो उसको हर 15 दिन, महीने में बुलाया जा रहा है, हफ्ते में बुलाया जा रहा है, किसी में थोड़ा काम चल रहा है तो उसमें ऐसा हो रहा है 6 महीने में, साल भर में, तो वो टाइम इंटरवल डिपेंड करता है। पर एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसको बार बार जाके क्या करने पड़ते हैं, ये इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, है ना, जिनको क्या लगवाने, किस चीज के इंजेक्शंस लगवाते हैं बच्चे, वो डायबिटीज के पेशेंट्स किसके, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, राइट। उसी तरह इनको भी इनके इंजेक्शंस टाइमली बार बार रेगुलर इंटरवल पे लगवाने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। बट अगर इसकी जगह जीन थेरेपी हो जाती तो वो परमानेंट क्योर हो जाता, ठीक है। तो ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। What are crygenes बच्चे? What are crygenes? Crygenes वो genes होते हैं, these are genes found where? Found in Bacillus thuringiensis, है ना, thuringiensis बैक्टीरिया, Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स। और इनका क्या काम होता है, they are responsible for what बच्चे, for coding the highly poisonous protein, what, highly poisonous protein। इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर अ वेरी 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 पॉइजनस प्रोटीन, जो कि आपके कई सारे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि कॉलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, इन सब को किल कर देता है। ये भी लिख देना, ठीक है। विच किल सम ऑफ द स्पीशीज लाइक some of your organisms, like different groups होते हैं ये, कॉलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है। इसमें आपके वर्म्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। सो इन सबको हाईली स्पेसिफिक है वैसे ये, ठीक है, बट इन सबको ये किल करता है। तो क्राइजीन का ये काम होता है बच्चे, ये जो प्रोटीन ये रिलीज करते हैं ना, ये इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट दिस इज जब ये एक्टिव हो जाता है ना, जब इनको राइट कंडीशन, पीएच वीएच इनको सही मिल जाएगा तो ये एक्टिव होते हैं और ये इमीडिएटली ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, ठीक है। इन विच ऑर्गेनिज्म आर दे प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्राइवन ए बी है, सो these are present where, these are present in your Bacillus thuringiensis, ठीक है। और बेटा जी आपके क्राई जो जीन्स होते हैं इनके बारे में भी आप बता देना। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि आप इसमें और क्या इंफॉर्मेशन ऐड करोगे, क्या लिखोगे आप बता देना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइजीन्स, यू हैव क्राइवन ए बी, एक तो क्राइवन ए बी होता है, ठीक है। ये किसके लिए स्पेसिफिक होता है, किसके लिए स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिकली किस पे टारगेट करता है, हाँ, ये आपके कॉर्न बोरर्स पे टारगेट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्राइवन ए सी एंड क्राई2 ए बी किस पे टारगेट करता है, ये आपका टारगेट करता है बॉलवर्म्स पे, कॉटन बॉलवर्म्स हो गए जैसे, ठीक है, ये उन पे टारगेट करता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप खुद ऐड ऑन कर सकते हो डिपेंडिंग कि कितने नंबर का है। 2 नंबर का है तो बस 1+1 उतना छोड़ दो, अगर 3 नंबर का है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाओ, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिस्पॉन्सेज शोन बाय डिफरेंट एनिमल्स टुवर्ड्स द एबायोटिक फैक्टर्स। तो डिफरेंट प्रोसेसेस कई बार करा चुकी हो और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक होते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है, एक होते हैं आपके यहाँ पे एक रेगुलेटर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं बच्चे, कन्फर्मर्स होते हैं। फिर आपके क्या रहते हैं, आपके कई ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है, एंड कई क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये अलग अलग तरह की आपको क्या देखने को मिलती है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज विच आर
शोन, ठीक है, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। क्लियर? रेगुलेटर्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो ह्यूमंस का, ठीक है, देन कन्फर्मर्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो रिप्टाइल्स का, देन उसके अलावा माइग्रेशन का आप साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल दे देना, देन इसके अलावा स्टूडेंट सस्पेंड में बहुत सारे मैंने बताए थे, डायापॉज, डोरमेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, कोई भी एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। चलो, What do you mean by एज पिरामिड्स? एज पिरामिड्स क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसा पिरामिड होता है जहाँ पे आपके अलग अलग एज ग्रुप्स को, है ना, अलग अलग एज ग्रुप्स को दिखाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपकी प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आता है, और यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव आता है, ठीक है। और ये हमने ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ह्यूमन पॉपुलेशन के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स होते हैं, क्या क्या रहते हैं? आपका एक स्टेबल होता है, ठीक है, उसके बाद एक इंक्रीजिंग होता है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होती है, और क्या होती है दूसरी आपकी? डिक्लाइनिंग होती है। क्या होती है बच्चे? डिक्लाइनिंग होती है, राइट। तो स्टेबल में सिंपली आपका क्या होएगा? प्री रिप्रोडक्टिव ऐसा रहेगा, देन यू हैव द रिप्रोडक्टिव भी ठीक ठाक है, एंड ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो ठीक ठाक है, ठीक है, ना कुछ बढ़ रहा है ना घट रहा है। एक्सपैंडिंग में ये न्यू बर्थ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज वाले भी बहुत ज़्यादा है, और ओल्ड एज वाले भी अच्छे खासे हैं, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। डिक्लाइनिंग में पिरामिड थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये कुछ ऐसा है ना, तो थोड़ा सा ये उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड पिरामिड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड एज ज़्यादा होती है, और न्यू बर्थ्स और नई जनरेशन्स, रिप्रोडक्टिव एज सब कम हो जाता है। सो ये दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड पिरामिड, इसको हम इन्वर्टेड पिरामिड भी कहते हैं। क्लियर? यस? अरे हाँ, चलो, okay, next, explain the different growth models observed in the population growth. So you only have two types of the growth models, exponential। अच्छा, अब तो कर दोगे यार, अब ना मतलब आप एक्सपर्ट हो गए हो ये वाले ग्रोथ मॉडल्स में, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल में सिंपली आप बताओगे कि जो पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ कैसे बढ़ता है? ऐसे एक्सपोनेंशियली, है ना, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसकी अगर ये थोड़ा 3 मार्क्स में आ जाता है तो इसकी वो भी लिख के आ जाना बच्चे, ठीक है, इसकी इक्वेशन भी लिख के आ जाना। तो इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज dn/dt इक्वल्स टू Rn, और इसको एक्सप्लेन कर देना ये सब क्या है। R इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, N पॉपुलेशन डेंसिटी है, dn/dt क्या है? द चेंज इन द पॉपुलेशन, द रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन दैट is depicted by your that is the differential form of the population density which is changing during the time t, ठीक है। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हाँ। सो जो भी पहली बार अगर इस सेशन को देख रहे हो तो आप मेरा वन शॉट जरूर रेफर कर सकते हो अपने थियोरी को क्लियर करने के लिए। लॉजिस्टिक में सिंपली आप क्या करोगे? सेम चीज है, पॉपुलेशन साइज टाइम के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? टाइम के साथ साथ यहाँ पे आपका इस तरह से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे आके ये रुक जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ये जो आपकी यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये वो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसके बाद में आपको उस पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। क्लियर? ये आपका लॉजिस्टिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ देयर एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट लैंड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द ह्यूमंस। ह्यूमंस बड़े बदतमीज है, वैसे भी इतना लॉस वॉस बचा रखा है ना, सबको डिस्टर्ब करते रहते हैं। सो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं, कोई शक नहीं ना? चलो फिर इसको क्वेश्चन को जरूर आंसर करो। व्हाट मेथड वुड यू सजेस्ट along with the advantages that protect the threatened species? बच्चे थ्रेटेंड स्पीशीज को बचाने के लिए क्या चाहिए,
क्या चीजें होती हैं। आप इसमें XC2 कंजर्वेशन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज बतानी है। XC2 कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होती है जहां पे ऑर्गेनिजम्स को उनके ओरिजिनल एरिया से उठा के बाहर ले जाया जाता है और वहां पे फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपके नेशनल पार्क्स ये सब। सो दीज आर, जैसे कि आपके जोलॉजिकल पार्क्स वगैरह ये सब आ गए, ठीक है, जोलॉजिकल पार्क्स आ गए, राइट, दीज आर द एग्जाम्पल्स। देन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बच्चे, आप लोग जानते हो कि आजकल एक और बहुत बढ़िया तरीका है गैमीट, किसका, गैमीट्स को आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। गैमीट्स कैन बी प्रिजर्व्ड, गैमीट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रिजर्व्ड यूजिंग द टेक्निक ऑफ क्रायोप्रेजर्वेशन। क्रायोप्रेजर्वेशन जहां पे हम ठंडे टेम्परेचर में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या कर सकते हैं, इन गैमीट्स को, स्पर्म्स को भी स्टोर किया जाता है ना। इसके अलावा सीड बैंक्स भी होते हैं जहां पे बीज को स्टोर किया जाता है, अलग अलग प्लांट्स के बीज को स्टोर किया जाता है। क्लियर, ओके, चलो, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Alien species invasion has been a threat to the biodiversity. Okay, justify with the help of your suitable example. Yes, alien species के आने से वहाँ पे जो ओरिजिनल नेटिव स्पीशीज होती है उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप सिंपल सा दे सकते हो कि विक्टोरियन लेक के अंदर, लेक विक्टोरिया के अंदर क्या हुआ था, लेक विक्टोरिया के अंदर वहाँ पे पहले से क्या थी, वहां की एंडोजीनस स्पीशीज। एंडोजीनस स्पीशीज क्या होती है बच्चे, जो वहां पे पहले से किसी एरिया में एग्जिस्ट कर रही है ना। आप अपने मोहल्ले में पहले से रह रहे हो तो आप वहां के एंडोजीनस स्पीशीज हो, और बाहर से कोई एक नया आपका पड़ोसी आ रहा है तो वो क्या है, वो बाहर से आया है, ठीक है, वो एलियन है आपके लिए, वो एलियन स्पीशीज कहलाता है, ठीक है। तो एंडोजीनस स्पीशीज वहां की क्या थी, किक्लिड फिश थी बच्चे, क्या थी, किक्लिड फिश थी, किक्लिड फिशेस थी। तो बच्चे यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपकी कौन सी थी, नाइल पर्च, क्या थी, नाइल पर्च। तो बेटा जब ये नाइल पर्च इस लेक विक्टोरिया के अंदर आई तो इनका ऑलमोस्ट क्या हो गया था, एक्सटिंक्शन, ये स्पीशीज वहां पे खत्म हो गई। तो इसीलिए ये क्या है, ये इन्वेजिव है, क्या है, इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है वहां पे जाके कब्जा कर लेना, इन्वेजन का मतलब होता है कब्जा करना, है ना। तो इन्होंने इस लेक विक्टोरिया के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और ये पूरे पे अब राज कर रहे हैं ना, राजगद्दी संभाल ली इन्होंने। क्लियर, ये एग्जाम्पल दे देना बच्चे, ओके। देन लिस्ट एनी 3 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस। यस, देखो बहुत सारे कॉजेज होते हैं आपके जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। सो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है उसके लिए बेसिकली 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ईविल क्वार्टेट, क्या बोलते हैं, ईविल क्वार्टेट कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपके 4 ईविल क्वार्टेट्स कौन से हैं, एक तो ये हो गया, है ना, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, एक तो ये हो गया इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, और क्या होता है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, है ना, हैबिटेट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। यानी आप देख रहे हो धीरे धीरे सारे जंगलों को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे सारे जंगल खत्म हो रहे हैं, है ना, कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो जो जानवर वहां रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका हैबिटेट तो नहीं बचा, वो तो खत्म हो गया, फ्रैगमेंट्स में हो गया, टुकड़ों में बढ़ गया है ना। तो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। देन आता है को एक्सटिंक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक स्पीशीज का अगर एक्सटिंक्शन हो रहा है तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट स्पीशीज है उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। सिंपल सा आप एक एग्जांपल लो कि अगर डियर की पॉपुलेशन, एक जगह पे डियर रहते हैं और लायन रहते हैं, अगर डियर की पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन हुआ तो उसके साथ साथ आपके लायन का भी तो एक्सटिंक्शन होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे,
तो उसे बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। इसके अलावा बच्चे आपका क्या आता है, ठीक है, तो इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज हो गया, राइट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया। देन चौथा पॉइंट क्या था, जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी, यस ओके ओके, एलियन इन्वेजन हो गया बच्चे, एलियन इन्वेजन हो गया। आप लोगों को पता है ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं, है ना, एक्सप्लॉइट। और कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चे, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वो किसी भी जगह पे जहां भी जाएंगे, उन्हें दिख गया कि यहाँ जंगल है, जंगल जाके खचा खच क्या करने लगते हैं, उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं वहां पे। तो वो उन बेचारों के लिए, स्पीशीज के लिए वो जगह रहने के लिए बचती ही नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा भी जैसे ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग एक एग्जाम्पल। सो बेसिकली ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने ह्यूमंस का एक एग्जाम्पल दिया, हम क्या करते हैं, एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस इज व्हाट, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना। साथ में अभी मैंने एक और एग्जाम्पल दिया आपका, ओवर ग्रेजिंग करना, मतलब अगर किसी लैंड पे कोई घास की एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, अब वहां पे जानवर अगर उनको चरते ही जाएंगे, ओवर ग्रेजिंग करते जाएंगे, तो मतलब उन्होंने क्या कर दिया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया। अब एक टाइम के बाद में वो घास की स्पीशीज वहां से खत्म, एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। तो किसी भी चीज का, किसी भी स्पीशीज का जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वहां पे भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो बच्चे ये 4 फैक्टर्स जरूर याद रखना, ठीक है। इविल क्वार्टेट। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द नॉर्वे। ओके, जो नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है, ठंडी कंट्री है अच्छी खासी, बट यहाँ का जो इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी है वो इंडिया के कंपैरिजन में क्या है, काफी कम है, ठीक है। वैसे तो कंट्री बहुत बड़ी है, पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी है। क्या रीजन है, देखो बच्चे, इंडिया आप लोग जानते हो इट लाइज समवेयर अराउंड हियर, है ना। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन में ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अच्छी खासी क्या आती है, सनलाइट आती है। क्या आती है, अच्छी खासी सनलाइट आती है, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे अच्छी खासी वेजिटेशन होती है, इनको रेनफॉल भी अच्छा खासा मिलता है ना, अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन भी होती है। तो वेजिटेशन होती है यहाँ पे, फुल ऑन वेजिटेशन, मतलब अच्छा खासा फ्लोरा होगा तो अच्छा खासा फौना भी होगा। सो हेंस इट इज हैविंग अ गुड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? Then write the difference between the genetic biodiversity and species biodiversity that exist at the levels of biological organization. Okay, so बेटा genetic biodiversity और आपको species biodiversity के अंदर क्या करना है, differentiate करना है, right? क्या करना है, differentiate करना है। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे देख लो फटाफट से, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है आपका, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी हो रही है वो जेनेटिक लेवल पे है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऑर्गेनिजम्स के क्या किस चीज में डाइवर्सिटी होती है, उनके जेनेटिक मटीरियल में, किसमें, जेनेटिक मटीरियल में डाइवर्सिटी होती है। वेयर एज यहाँ पे स्पीशीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, किसमें, स्पीशीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी है। दूसरी चीज बच्चे, जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है ना, ठीक है, इससे क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका पर्टिकुलरली आपके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, है ना, धीरे धीरे। बट लेकिन स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी होती है तो वो अल्टीमेटली एवोल्यूशन, इट लीड्स टू एवोल्यूशन, राइट। देन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, वो उतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती, आपको मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा, बट स्पीशीज में जब डाइवर्सिटी आती है तो वो आपको विजिबल होती है। मतलब सिंपल आप समझो, अगर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके जीन्स में अगर कुछ भी वेरिएशन आ रहा है तो आपको उस क्या पता चलेगा, है ना, आपको बाहर से देख के पता चलेगा नहीं। बट स्पीशीज डाइवर्सिटी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ पर्टिकुलर, मतलब जो डाइवर्सिटी रहती है अलग अलग स्पीशीज की, तो उनको देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई देयर इज अ वेरिएशन, है कि नहीं, ठीक है। तो ये फिर भी एक विजिबल फैक्ट, ये इट इज नॉट अ विजिबल फैक्टर, इट इज नॉट अ विजिबल फैक्टर, बट दिस इज व्हाट, दिस इज अ विजिबल फैक्टर, ये आपको क्लियरली दिखता है, ठीक है।
and yes, it is on a very it is on a very ये जो डाइवर्सिटी होती है एक बहुत कम नोट पे होता है ना, बहुत कम नोट पे होता है, जो उतना एकदम से एवोल्यूशन के अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता। बट हाँ, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज गिविंग अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे जैसे आपका हायरार्की बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका एवोल्यूशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी का क्या होता रहता है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस एंड आई एम रियली होपिंग कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये टॉपिक समझ नहीं आई या कुछ भी ऐसा चाहते हो जो आप लोग यहाँ सेशंस में आपके लूँ, तो ज़रूर कमेंट डाउन करना, मैं आपके कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ती हूँ। कुछ भी बच्चे आप चाहते हो कि मैम इस तरह के सेशन ले लो या ये वाले टॉपिक्स ले लो, स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं आ रही, तो ज़रूर हमें कॉमेंट, जो मैक्सिमम अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई इस चीज़ के लिए बच्चे बोल रहे हैं तो मैं उनके ऊपर सेशंस बनाऊंगी। तो जो आपके कमेंट्स होते हैं वो वेस्ट नहीं जाते, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि आप बच्चे बहुत टाइम निकाल के आते हो, हम पे ट्रस्ट करते हो, तो हम ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाने आएंगे। जो आप चाहते हो, जो आपको कवर करना है, हम वो चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। एंड बच्चे कोई भी अगर डाउट्स आते हैं, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैम ये समझ नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो गूगल फॉर्म भरना ना भूलना, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑलराइट, एंड बच्चे अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। व्हाई? बिकॉज अड्डा का ऐप डाउनलोड करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके फ्री डाउट सॉल्विंग फीचर है, साथ में आपको यहाँ पे जो आप पीडीएफ मुझसे मांगते रहते हो, मैम पीडीएफ का है, पीडीएफ का है, पीडीएफ का है, यही अड्डा ऐप पे आपको मिलेगा। तो अड्डा ऐप पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हो, फ्री पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स आपको मिलते हैं, फ्री सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेज आपको मिलती हैं, एंड साथ में आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं आर्टिकल्स के लिए एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली इट इज वन एंड ऑल, यही आपका एक एजुकेशन ऐप है जो आपके फोन में डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं तो बच्चे अड्डा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और जो जो टॉपिक्स उसमें कवर हुए हैं बच्चे उसको अच्छे से पढ़ लेना। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन छप के आएगा, बट उस टॉपिक में से घूम फिर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन टॉपिक्स की क्लियर नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक, वी आर विद यू इन दिस पर्टिकुलर जो एक मैराथन चल रही है 35 में से 35 लाने की। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं आप लोगों के लिए, और ये जंग जारी रहेगी जब तक कि आप 30 तारीख को अपना एग्जाम फोड़ के नहीं आ जाते। तो इसके लिए बेटा जी अब आप लोग फटाफट से अमित सर की क्लास ज्वाइन कर लो अड्डा नीट चैनल पे। कहाँ? अड्डा नीट चैनल पे। तो अब आपकी क्लास जो है फटाफट से अड्डा नीट चैनल पे, अड्डा 247 नीट चैनल पे शुरू हो गई है बेटा जी। ही इज गोइंग टू टीच यू नाउ एंड ही विल हेल्प यू। और आपको यहाँ नीट लेवल का नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वालों के लिए हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।